नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में घटना चक्र टो सीरीज के टॉप 50 प्रश्न साइंस के कवर करेंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में आज हम आपके साइंस पूरे कवर कर देंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। अब देखिए दोस्तों, बर्फ पर स्केटिंग तभी कर पाएंगे जब क्या होगा, गलनांक बर्फ का कम होगा। और जब दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है, तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है, यानी घट जाता है। तभी हम स्केटिंग वहां पर करना पॉसिबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे ही बर्फ का गलनांक घटेगा और उसी के आधार पर आप स्केटिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, ईंट पर नाचे पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम बात करते हैं, टी से मतलब होता है टॉमसन। यहाँ पर हालांकि थॉमसन लिखा हुआ है, कई बुकों में जे टॉमसन लिखा रहता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थॉमसन लिखा हो या टॉमसन लिखा हो, दोनों में टिक कर दीजिएगा। पास से होता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज से रदरफोर्ड। लेकिन कई बुकों में दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन में रदरफोर्ड न दे के गोल्डस्टीन आ जाता है। तो दोनों में, क्योंकि नामकरण जो है सबसे पहले गोल्डस्टीन ने किया था, तो कई बार उसमें ऑप्शन टिक करवा लेता है। तो रदरफोर्ड न दिया हो तो गोल्डस्टीन करिएगा। अगर दोनों दे देता है, अगर दोनों ऑप्शन दे देता है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो आप ही गोल्डस्टीन को टिक करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। रदरफोर्ड फिर उस केस में नहीं होगा। और इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका। और यहाँ ना से न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक, ठीक है ना, चैडविक ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुष्क बर्फ है किसका ठोस रूप है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट तेजी से लगाते हैं, आपका फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, शुष्क बर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा जो हिस्सा होता है, छोटी आंत यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है 6.5 यानी 6.5 से लेकर 7.5 मीटर के आसपास लगभग होती है। ठीक है ना। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में हीमोग्लोबिन की सहायता से दोस्तों ऑक्सीजन क्या करती हैं, परिवहन करती हैं, अपने जो बॉडी होती है कोशिकाओं तक ले जाती हैं ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर इसका बोला गया निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, वो आपका बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा है। ठीक है ना। ये हड्डी का दोस्तों मध्य भाग होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, जो हड्डी होती है, हड्डी के जो बीच में जो भाग होता है मध्य में, ठीक है ना, बीच में जो भाग होता है हड्डी, मान लो ये है, इसके जो बीच में जो भाग होता है यही आपका अस्थि मज्जा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर यानी इसी को हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता मापी। तो आर्द्रता मापी से आपका आर्द्रता का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन दिए गए मेंडलीफ और लाइवोजियर, जॉन न्यूलैंड्स और लोथार मेयर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर आपका मेंडलीफ हो जाएगा। सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में अगर हम बात करते हैं, तत्वों का जो वर्गीकरण होता है मेंडलीफ ने किया था। और इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे रखा हुआ था। बाद में मोजले आते हैं और इनके संशोधन करते हैं, इनकी सारणी को बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, परमाणु भार पे रखेंगे तो आपका डिस्टर्ब हो रहा था। कई सारे आपने देखा होगा एक्सेप्शन भी थे, अपवाद भी थे तत्वों के रखने पर। तो इसके बाद मोजले ने परमाणु, ये जो तत्वों का था, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था। ये भी कई बार पूछा गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया था, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जलने में सहायक तो नहीं होती है, लेकिन आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यूरिया जो होता है यकृत में, यकृत यानी लीवर में क्या होता है? संश्लेषित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा पूछा गया इंसुलिन में सक्रिय होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस, पीयूषिका। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंसुलिन में सक्रिय होते हैं आपके अग्न्याशय, ठीक है ना। अग्न्याशय क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कई बार ये भी पूछा गया है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी कमी की वजह से मधुमेह हो जाता है, जिसको आप डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? अब देखिए इससे सिंपल प्रश्न क्या हो सकता है? श्वेत प्रकाश सभी को पता है, विव और यानी 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, इस इनपुट डिवाइस आप समझते हैं, आपका स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो स्कैनर इनपुट डिवाइस में आता है। अगर हम बात करते हैं जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब के सब दोस्तों आपके कैश में आते हैं, ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन जो प्लॉटर होता है दोस्तों, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो बोला कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर नहीं होगा, केवल थर्ड वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन देखते हैं, लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम बाईक्लोराइड। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है आपका, इसका फार्मूला क्या होता है? पहले तो देख लीजिए, CaOCl2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, CaOCl2, इसी को दोस्तों बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, क्लोरोफार्म और क्लोरीन गैस बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा, क्लोरोफार्म और क्लोरीन गैस बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका कौन सा है? यकृत है, यानी लीवर, इसी को बोलते हैं लीवर, ठीक है ना। लीवर यकृत दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर होगा। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ये भी याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर दोस्तों कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है यकृत में, लीवर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 120/80, ये वाला नहीं, ये वाला होगा। मानो मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो 120/80 होता है। यानी यहाँ पर इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए इसका हाई है, ब्लड प्रेशर जिसका कहते हैं ना, ये हाई हो गया तो 120 पॉइंट पहुंच गया हाई। अगर लो तो ज़्यादा, अगर हाई होता तो भी दिक्कत, लो होता तो भी दिक्कत, है ना। तो हाई लो की प्रॉब्लम कई लोगों को आपको देखने को मिलती होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 120/80 का रेशियो होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका प्रश्न दोस्तों कई बार हमने कराया है। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो वायुमंडल होती है, इसमें वायु कई सारी परतें होती हैं, ठीक है ना। परतें जब अलग अलग प्रकार की होती है, तो उससे जो प्रकाश तारों से निकलता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसी की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन ये होता है रिफ्रैक्शन, इसी की वजह से हमें तारों को टिमटिमाने का क्या होता है? अनुभूति होती है, पता चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? अब आपको बताना है, पीतल जो होता है, पिताजी, इसका ट्रिक होता है पिताजी, ठीक है ना, पिताजी। तो दोस्तों पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, बस हो गया। तो यहाँ पे बोला प्रमुख घटक बताइए, तो तांबा जस्ता का होता है। पिताजी ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों पीवीसी का पहले तो पूरा आपको नाम याद होना चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है इसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल, कई बार पूछ लिया गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका याद रखिएगा, इसका जो होता है पीवीसी, यानी यहाँ पर
पीवीसी पूछा गया था ना, तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बोला गया पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों पीवीसी का प्रयोग कहाँ पे होता है? आपने देखा होगा पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर, ये सब बनाने में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही उत्तर आपको इसमें से बताना है, कौन सा होगा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से जोड़े आपको बनाना है। चलिए फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। आपका विटामिन बी1, विटामिन बी, ये आपके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपको पता है, थायमिन होता है, ठीक है ना। अगर हम विटामिन बी2 की बात करते हैं तो इसका आपका होता है राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी6 की बात करते हैं तो आपका इसका होता है पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन 12 का होता है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ए नंबर का 4 कहाँ पे लिखा हुआ है? ए नंबर का 4, तो यही वाला तो दिख रहा है ना, बस यहीं से आप पहले से ही मैच कर सकते थे। देखिए यहाँ पर विटामिन बी1 का थाइमन है ना, तो ए का देखो 3, ए का 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3 है ना, अब बी का 4 है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी। एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है? यह चिकित्सीय परीक्षण होता है जो हृदय की गतिविधि को क्या करता है? दर्शाता है। ईसीजी हृदय की। एक होता है ईईजी, ईईजी होता है। एक क्या होता है? ईईजी होता है, वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर हृदय वाला होगा ईसीजी। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। जैसे लोग दोस्तों देखा होगा, लोग गाड़ियां चलाते हैं, बगल में उनके शीशा लगा रहता है, तो वो कौन सा होता है? साधारण, अवतर, प्रतिलोमित या उत्तर? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य, जो पीछे जो गाड़ियां हमें देखनी होती हैं वहां पर कौन सा दर्पण लगा रहता है? गाड़ी के जस्ट बगल में देखिएगा शीशा लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है अधिक होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि काफी बड़े क्षेत्र को क्या होता है व्यक्ति देख पाता है, काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोहे पर जंग लगना क्या उदाहरण है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है, क्षरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है, लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? तो हमेशा लोहे का भार क्या होगा? लोहे का भार बढ़ जाएगा। लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पे आधारित है? यहां पर आपको राइट आंसर बताइए क्या होगा? हाइड्रोजन बम जो है किस नाभिकीय अभिक्रिया पे आधारित है? तो दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे होता है। नाभिकीय संलयन देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, नाभिकीय संलयन कहाँ पे लिखा हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है ना। और विटामिन सी का दोस्तों ये भी याद रखिएगा रासायनिक नाम क्या होता है? इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है रासायनिक नाम, ठीक है ना। रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक। और दोस्तों ये जल में विलेय विटामिन होता है। विटामिन बी और सी कैसे होते हैं? जल में विलेय होते हैं। एडीई कैसे होते हैं? वसा में विलेय होते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको इसके लिए आप विटामिन सी सबसे ज्यादा तो नींबू, संतरा, यानी जो खट्टी चीजें होती है ना इस टाइप की, इसी में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? अब देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बस ऑप्शन नंबर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो प्रकाशीय फाइबर होता है दोस्तों, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है।
ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है सबसे अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। इसी वजह से विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना। चलिए, बल्ब के अंदर देखे होंगे, अब तो सब सेफल वगैरह लगने लगे हैं, नहीं पहले जो बल्ब आते थे उसके अंदर एक फिलामेंट लगा रहता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? सिरका, विनेगर, यानी इसका जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। अगर मान लो पूछ लेता है एसिटिक एसिड का फार्मूला बताइए, तो आपका फार्मूला होता है CH3COOH। कई बार पूछा गया एसिटिक एसिड का फार्मूला बताइए, तो आप बता दीजिएगा CH3COOH होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग अब प्रयोगशाला में तो किया ही जाता है। अचार, चटनी आदि बनाने में भी सिरका का प्रयोग किया जाता है। सिरका समझते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी, बेरी बेरी, गांव में इसको छिरका बोला करते हैं, सिरका को छिरका बोलते हैं ना। बेरी बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इसका बताइए। बहुत ही सिंपल है। तो विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग आपका कौन सा है? विटामिन बी वैसे जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर विटामिन B1 कर देंगे। विटामिन बी नहीं दिया है तो आपको विटामिन B1 होगा। ठीक है ना, उसी को बी बोलिए, B1 बोलिए, बात एक ही है। बेरी बेरी की कमी के कारण से विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सामान्यतः निषेचन होता है। अब देखिए, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डिंब वाहिनी नली में होता है, गर्भाशय में होता है, ग्रीवा में होता है, या आच्छद यानी योनि में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, नर जनन कोशिका के जो आपके स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं और मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन जो होता है ना, जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। और निषेचन क्रिया दोस्तों याद रखिएगा डिंब वाहिनी नली में संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है? डिंब वाहिनी नली में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक आपका डेसिबल होता है। डेसिबल होता है तो फिर होता ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल होता है। ठीक है ना, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो डेसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? देखिए दोस्तों, गन मेटल जो होता है तांबा, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? तांबा कहाँ लिखा हो? कॉपर, यानी यही तांबा होता है। ठीक है ना। तो तांबा, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है। इसमें दोस्तों जो कॉपर होता है, कॉपर यानी तांबा कह सकते हैं इसी को, इसमें 80% होता है। कितना परसेंट होता है? ये 80% होता है। अगर टिन की बात करते हैं, टिन 10% होता है। और यहाँ पर जिंक जो होता है आपका 2% होता है। ठीक है, कितना हो गया? 80, अच्छा ये 88 होता है, सॉरी 80 नहीं 88 होता है। तो यहाँ पर कॉपर आपका 88 होता है। देखिए 100 हो गया, 88 10 98 2 हाथ हो गया। तो जो गन मेटल होता है दोस्तों किस मिश्र से निर्मित होता है? कॉपर, टिन, जिंक से। सबसे ज्यादा इसमें भागीदारी कॉपर की होती है, उसके बाद टिन की होती है, और फिर आपका जिंक 2% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कई बार प्रश्न पूछा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता की वजह से ताजमहल क्या है? प्रभावित हो रहा है। SO2, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का दोस्तों यहाँ पर पढ़े ना, ताजमहल जो होता है अम्लीय वर्षा से प्रभावित हो रहा है। और जिसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? SO2 की। इसी की अधिकता की वजह से ताजमहल क्या है? प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल दिया गया किसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? इतना सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे सूर्य वगैरह, सूर्य भगवान की मतलब प्रकाश लेते हैं और रोशनी धूप लेने से क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। कुल मिला के इतना समझिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण क्या होता है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित एक बीमारी होती है। ठीक है ना। तो बस यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस पूछा गया है, तो माइकोबैक्टीरियम देखो यहाँ पर आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस लिखा है ना, तो ट्यूबरकुलोसिस देखिए ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन में तो सी लिखा है।
देखिए इसी के नाम से ही आपको मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे आप कॉमन सेंस करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो खोज है यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, इसकी जो खोज है किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट रॉबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है ना। चलिए, और इसके लिए दोस्तों बीसीजी का टीका आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर एक बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी कह सकते हैं। लिखा हुआ है ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। दोस्तों देखिए ध्वनि गुजर नहीं सकती। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं आपको पता है, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे हमारी कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे तो निर्वात में भी जा सकती है, उसके लिए कोई मतलब निर्वात की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर ध्वनि के लिए निर्वात की जरूरत तो पड़ेगी, निर्वात की जरूरत तो पड़ती है। तो आपका जल हो गया, वायु हो गया, स्टील, निर्वात से गुजरेगा ही नहीं। बस ऑप्शन नंबर बोला है ना, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, निर्वात से नहीं गुजरेगी। निर्वात से सिर्फ प्रकाश तरंगे गुजरती हैं, ठीक है ना। ध्वनि तरंगे स्टील में गुजरेगा, जल से। कुल मिला के ध्वनि तरंगों गुजरने के लिए आपको माध्यम की जरूरत पड़ेगी, बस इतना आप समझिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या, आप बताइए कितना सिंपल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये कोई प्रश्न पूछने वाला है, बताइए, बहुत ही सिंपल है। ये आपके सारे के सारे प्रश्न हम घटना चक्र टो सीरीज के ही कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा, चींटी काटने में कौन सा एसिड मौजूद होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फार्मिक एसिड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फार्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के काटने कौन सा एसिड चींटी काटने में मौजूद होता है, फार्मिक एसिड। काटने से, ठीक है ना, चींटी काटने से क्या होती है, जलन होने लगती है, हल्का चुनचुनापन होने लगता है। तो इसमें कौन सा एसिड मौजूद रहता है, फार्मिक एसिड। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और शरीर की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर हड्डी होती है जो कि जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, ठीक है ना, स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चेचक के टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों चेचक जो होता है वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, इसके टीके का जो आविष्कार है एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को, न्यूटन का देखिए आघूर्ण का नियम, संवेग का नियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहला नियम जड़त्व का नियम है। न्यूटन ने बताया था कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बल न लगाया जाए तब तक वो वस्तु जाएगी ही नहीं, उसी जगह फिक्स रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो जड़त्व का नियम भी यही कहता है, ठीक है ना, जब तक किसी वस्तु में आप कुछ भी नहीं करेंगे वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगी। तो इसका नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सोल्डर जो होता है आपका सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। सीसा टिन कहाँ लिखा हुआ है, सीसा टिन, यानी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करते हैं, सीसा की जो भागीदारी होती है आपकी 67% होती है, टिन की जो भागीदारी होती है आपकी 33% होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सोल्डर, यानी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखा होगा, सोल्डर लेके उसको जोड़ते नहीं है वायर वगैरह, जिससे कोई मतलब सर्किट वगैरह खराब हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है। तो सीसा और टिन से बहुत ही मुलायम होता है, जिसे टाका भी कहते हैं, टाका लगा दीजिए, टाका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, दो धातुओं को आपस में जोड़ने का करता है, काम करता है। इसका राइट आंसर होगा टिन और सीसा। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का। लिखा हुआ स्तंभ का के पदों को स्तंभ खा के पदों से मिलान करना है। सिरका, अभी देखिए हमने बताया था सिरका जो होता है मतलब बताया था ना, अचार अचार में यूज होता है एस्टिक एसिड, यानी सिरका वाला तो पहले ही लगा दो एस्टिक एसिड, यानी इसका पहले का तो तीसरा होगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर इमली है, इमली में आपका टार्टेरिक एसिड होता है। और संतरा, संतरा की अगर हम बात करते हैं तो संतरा में आपका साइट्रिक एसिड होता है। सा से देखो, संतरा सा साइट्रिक एसिड, ऐसे याद रखो, संतरा साइट्रिक एसिड। और यहाँ पर खट्टा दूध, दूध तो लैक्टिक अम्ल है, यानी लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता भी मापते हैं, आप ये भी जानते होंगे। बस हो गया मैचिंग, क्या दिक्कत है। तो पहले का कितना आया, सिरका का था तुम्हारा पहले का तीसरा था। देखो पहले का तीसरा कहाँ पे था,
पहले का तीसरा तो इसमें और आ रहा है, पहले का तीसरा था और दूसरे का कौन था, देखो एक बार देख लो, मिला लो। पहले का तीसरा था और दूसरे का था चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। चलो अभी और मिलाना पड़ेगा। और तीसरे का क्या था, तीसरे का यानी इमली, इमली का आपका था पहला, यानी तीसरे का पहला, तीसरे का पहला कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में 4 स्वदंत होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने के लिए मतलब यूज किया जाता है, बहुत ही नुकीले पैने होते हैं। तो कितने होते हैं, स्वदंतों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। पावर प्लांट समझते हैं ना, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं, सूत्र कणिका को कहते हैं, जिसे माइट्रोकांडिया इंग्लिश में कहते हैं, माइट्रोकांडिया या सूत्र कणिका, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो आपका होता है, इसका अप केंद्रीय बल, अभी केंद्र बल मत लगाइएगा, अप केंद्रीय बल होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। दूध से मथने पर अगर क्रीम अलग हो जाती है तो इसमें आपका कौन सा होगा, अप केंद्रीय बल होगा, अप केंद्रीय बल यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, NO2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का अगर फार्मूला पूछ लेता है, और इसी को दोस्तों हम वाशिंग सोडा या सोडा एस भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, चलिए सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहां पर पूछा गया फिलासोफर वूल यानी यसद पुष्प रासायनिक दृष्टि से कैसा है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिलासोफर वूल यसद पुष्प रासायनिक दृष्टि से कैसा है। तो दोस्तों जिंक ऑक्साइड को, जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर वूल या यसद पुष्प कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। एक तरीके दोस्तों ये हमारा कैसा होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, जिसको हम जिंक व्हाइट के नाम से भी जानते हैं, जिंक व्हाइट यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फिलोसोफर वूल रासायनिक दृष्टि से कैसा है, तो आपका जिंक ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुटनों का जोड़ होता है, इसमें बताइए क्या होगा। घुटनों का जो जोड़ होता है इसे हम क्या कहते हैं, धुरी संधि, कोर संधि और कंदुक खल्लिका संधि या विसर्पण संधि। तो दोस्तों इसको देखिए, इसको हम कहते हैं हिंज संधि। घुटनों का जो जोड़ होता है ना, उसे हम कब्जा संधि कहिए या हिंज संधि कहिए या कोर संधि कहिए, कोर हिंज। ठीक है ना, और कब्जा सब का मतलब एक ही होता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा दिया गया, कोर संधि दिया, इसी को टिक कर दीजिए। अगर हिंज संधि कहता तो भी यही सही होगा, है ना, कब्जा संधि कहता तो भी यही सही होगा। तो घुटनों का जोड़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। दोस्तों एक यहाँ पर देखिए, एक राइबोसोम होता है, एक लाइसोसोम होता है। ठीक है ना, तो लाइसोसोम, राइबोसोम तो पता है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, लेकिन लाइसोसोम को आत्महत्या कहते हैं। अब लाइसोसोम तो ऑप्शन दिखा नहीं है, सूत्रकण का माइटोकांड्रिया होता है, या केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है। तो दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा, तो आप लयन काय को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि लयन काय को ही हम लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। तो कई बार परीक्षाओं में उसके नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इनको आपको घबराना नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लयन काय। तो इस तरीके दोस्तों आपके घटना चक्र के जो 50 प्रश्न थे, पूरे के पूरे हमने एक ही वीडियो पे कवर कर दिए हैं। जैसा भी दोस्तों सेशन लगाओ, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।